गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सरल ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की, जिसका नाम है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। चैप्टर 3 नाम क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो यहाँ जो शब्दों पे हमें जोर देना है वो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की संघीय व्यवस्था की। तो देखिए, संघीय व्यवस्था तो पहले मैं बता चुका हूं कि भारत संघात्मक राज्य होते हुए, भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? संघात्मक व्यवस्था। तो भारत संघात्मक राज्य होते हुए भारत में व्यवस्था कैसी पाई जाती है? एकात्मक। ठीक है ना। तो भारत ने एकीकृत व्यवस्था को अपनाया हुआ है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया हुआ है? एकीकृत व्यवस्था को अपनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे संघात्मक की। किसकी बात करेंगे? संघात्मक की बात करेंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा या अर्थ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। वह भारतीय संविधान के तहत, वह भारतीय संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? संघीय शासन की स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की कि सत्ता की शक्तियों को वितरण के आधार पर, भारतीय संघीय व्यवस्था का जो अर्थ है कि सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सी कहलाती है? संघवाद कहलाती है। सत्ता के वितरण तथा शक्तियों के आधार पर अपनाई जाने वाली प्रणाली संघवाद कहलाती है। तो हम यहां सबसे पहले लिखते हैं संघवाद। तो संघवाद को वितरण मतलब बांटना। तो दो आधार पर इसको बांटा गया है। कितने आधारों पर बांटा गया है? दो आधारों पर बांटा गया है संघवाद को। तो यहां पहला जो हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे संघवाद, दो एकात्मक और एक संघात्मक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संघात्मक की। किसकी? संघात्मक। दूसरा एकात्मक। तो नाम से ही पता चल रहा है संघात्मक और एकात्मक। संघवाद को अर्थात सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा शक्तियों के आधार पर, स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली क्या कहलाती है? संघवाद कहलाती है। और इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र तथा उसकी इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। कि संघवाद में जो शासन का संचालन किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है? केंद्र तथा उसकी इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। शासन का संचालन केंद्र तथा उसकी इकाई, ठीक है ना। इकाई यहां हम लिख सकते हैं। तो इकाई मतलब राज्य। तो केंद्र की इकाई क्या है? राज्य है। तो अभी हम बात करते हैं। तो देखिए बात कर रहे हैं संघवाद की। किसकी बात कर रहे हैं? तो सत्ता की शक्तियों को वितरण तथा स्तरों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, संघात्मक और एकात्मक। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए संघात्मक शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ होगा ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्तियों को केंद्र के साथ साथ उसकी इकाइयों में भी विभाजित किया गया है। शासन की शक्तियों को केंद्र के साथ साथ, शासन की शक्तियों को संविधान के तहत, जिसमें केंद्र और इकाइयों के मध्य संविधान के द्वारा शक्तियों का क्या किया गया है? स्पष्ट विभाजन किया गया है। शक्तियों का क्या किया गया है? स्पष्ट विभाजन किया गया है। कौन सी प्रणाली में? ठीक है ना, जिसमें वह अपने अपने क्षेत्र में कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। संघात्मक शासन प्रणाली में कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। तो देखिए संघात्मक शासन प्रणाली में जो देश आते हैं वो आते हैं भारत, अमेरिका, कनाडा, भारत, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड,
रूस, ठीक है ना। ये सब संघात्मक शासन प्रणाली में आते हैं। किस में आते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली में आते हैं। अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली का जो अर्थ होगा वो इस प्रकार होगा कि ऐसी शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ क्या होगा? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और इकाइयों के मध्य संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है, इन देशों में पाई जाती है। अब उसके बाद आता है एकात्मक शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली आती है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा सिर्फ केंद्र में ही निहित होती है। किसमें निहित होती है? केंद्र में ही निहित होती है। वो क्या कहलाती है? एकात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। और यह जो एकात्मक शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन, इटली, जापान और बेल्जियम जैसे देशों में पाई जाती है, ठीक है ना। एकात्मक शासन प्रणाली। यहां संघात्मक में क्या हो जाएगा? केंद्र, केंद्र यहां देश, केंद्र प्लस उसकी इकाइयों में सारी शक्तियां बटी हुई होती हैं। किसमें बटी हुई होती हैं? केंद्र और राज्यों में। और एकात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां किसमें बटी निहित है? सिर्फ केंद्र में, सिर्फ एक जगह। और यहां पर एक और एक दो जगह सारी शक्तियां निहित हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम बात करें संघात्मक व्यवस्था की। तो संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघीय शासन प्रणाली वर्तमान में किन किन देशों में पाई जाती है? तो ये संघात्मक कह दो या आप इसको संघीय शासन प्रणाली भी कह सकते हो। तो संघीय शासन प्रणाली भारत, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और रूस जैसे देशों में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान में किसकी बात कर रहे हैं हम? भारतीय संविधान में। तो देखिए भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर, भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? संघवाद के स्थान पर राज्यों का, किसका प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 1 में कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। ये छोटी सी डेफिनेशन हैं, ये हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। किस पर जोर दिया गया है? संघ पर, क्योंकि संघात्मक शासन है, संघीय शासन है या संघवाद भी कह सकते हैं। तो अब आगे देखिए इसको यहां इंग्लिश में कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसकी जगह इंग्लिश में कहा गया है कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसकी जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। किसका प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना आ गया आगे भारतीय संविधान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वह भारतीय संविधान के तहत संघीय शासन की क्या की गई है? स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? संघीय शासन की स्थापना की गई है। संघीय या संघात्मक सरकार का अर्थ, तो देखिए संघीय या संघात्मक सरकार का अर्थ। संघीय देखिए हिंदी में कहा जाता है संघात्मक। क्या कहा जाता है? संघात्मक। किसमें कहा जाता है? हिंदी में। संघात्मक शासन किसमें कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं यार फेडरलिज्म। क्या कहेंगे? फेडरलिज्म। ये किस भाषा में कहेंगे हम? अंग्रेजी में, ठीक है ना। अधिकतर शब्द हिंदी के होते हैं, उनका अर्थ अंग्रेजी जो भाषा का शब्द है उसको भी कहाँ से लिया जाता है? लैटिन भाषा से लिया जाता है। तो लैटिन भाषा का जो शब्द होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा वो होगा फोडस। क्या होगा? फोडस।
तो देखिए संघात्मक शब्द कैसा है? हिंदी का। संघात्मक शब्द कैसा है? हिंदी का। फेडरलिज्म शब्द किसका है? अंग्रेजी का। फेडरलिज्म शब्द किसका है? अंग्रेजी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंग्रेजी। फोडस शब्द किसका हो जाएगा? लैटिन भाषा का। और इस फोडस का जो अर्थ होता है वो होता है संधि या समझौता। फोडस का जो अर्थ होता है वो होता है संधि या समझौता। अर्थात कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र के साथ साथ उसकी इकाइयों के साथ भी क्या किया जाता है? समझौता किया जाता है। कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य मिलकर, ध्यान देना कि जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर, क्या कह रहे हैं? कि जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक समझौते द्वारा अपने लिए सामान्य सरकार की स्थापना करें। अपने लिए किसकी स्थापना करें? एक सामान्य सरकार की स्थापना करे और साथ ही आंतरिक क्षेत्र में कैसे रहे? वो स्वतंत्र रहे। तो शासन का वह रूप कौन सा क्या कहलाता है? संघात्मक कहलाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है, जैसे संघ या केंद्र सरकार जो देश में निहित है, जैसे हमारे भारत में। दूसरी होती है उसकी विभिन्न इकाइयों की सरकार या प्रांतीय सरकार जैसे राज्यों में निहित होती है। ठीक है ना? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है किस देश से प्रभावित है? भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है? कनाडा से प्रभावित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपको किताब के सिलेबस की ओर चलते हैं। ये संघात्मक शासन का अर्थ हो जाएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है ना, शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? कनाडा से प्रभावित है। दो शासन पाए जाते हैं, एकात्मक और संघात्मक, ये हम देख चुके हैं। अब देखिए आप आगे कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय भारत में एक केंद्र शासित केंद्र, सारी शक्तियां एक केंद्र, जो वर्तमान में भी एक ही केंद्र में है, जब संविधान लागू हुआ था, और 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्यों में सारी शक्तियां को प्रदान किया गया था। वर्तमान में डबल हो गया, केंद्र की शक्तियां एक ही देश में निहित है, बाकी 28 राज्य कितने हो गए? 28। पहले 29 थे, जैसा कि आप सभी को विदित होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्यों जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है ना? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ साथ आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 29 स्टेट्स एंड 7 केंद्र शासित प्रदेश। दोनों आप लिख सकते हो क्योंकि अभी नई बुक आई नहीं है मार्केट में, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है 29 स्टेट्स एंड 7 केंद्र शासित प्रदेश, और वर्तमान में वैसे 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, आगे देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। व्यवस्था के प्रमुख तत्व जो 12th क्लास के सिलेबस में है। अब तत्वों में सबसे पहले जो तत्व आता है या विशेषता आती है, वो विशेषता आती है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अर्थात शासन की शक्तियों का क्या होता है यहाँ? स्पष्ट विभाजन। शासन, सरकार की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। पहला क्या आएगा? शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो देखिए, शासन शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन किया गया है कि सरकार, और भारत में कैसी शासन व्यवस्था पाई जाती है? संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। कैसी शासन व्यवस्था पाई जाती है? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं भारत की शासन को यहाँ हम सरकार भी कह सकते हैं। और भारत में कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? संघात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक शासन व्यवस्था में किसमें? संघात्मक शासन व्यवस्था में। तो देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में
अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत शासन की शक्तियों को सूची के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। शासन की शक्तियों को किसके माध्यम से स्पष्ट किया गया है? सूचियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। और भारतीय संविधान में शासन की शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। कितनी सूचियों में विभाजित किया गया है? 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। जो सबसे पहले जो सूची आती है वो आती है संघ सूची। संघ सूची, तो देखिए इसमें क्या है कि कुछ विषय हैं जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या केंद्र या राज्य सरकार दोनों को ही क्या कर दिए गए हैं? प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना। तो संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं जिस पर सिर्फ संघ को कानून बनाने का अधिकार होगा? तो संघ सूची में 97, कितने? 97 विषय प्रदान किए गए हैं जिस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार संघ सूची में किसका होगा? केंद्र का, अर्थात देश का। किसका होगा? देश का। और हमारा देश कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। उसके बाद दूसरी जो सूची आती है वो आती है राज्य सूची। कौन सी सूची आती है? राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 66। कितने किए गए हैं? 66। अब राज्य सूची में तो नाम आ रहा है, तो यहां कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य को होगा। किसको होगा? राज्य को, या प्रांत भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? प्रांतों को होगा। तीसरी जो सूची आती है वो आती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची आती है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कानून जो बनाने का अधिकार होता है, सबसे पहले विषयों की बात करेंगे। तो यहाँ विषयों की संख्या कितनी हो गई? 47। तो समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो यहाँ केंद्र और राज्य दोनों को है। केंद्र और राज्य दोनों को है। किस किस को है? केंद्र और राज्य दोनों को। परंतु जब विवाद की स्थिति हो जाए या कोई टकराव की स्थिति हो जाए तो मान्यता किसको दी जाएगी? केंद्र को। किसको दी जाएगी? केंद्र को। तो देखिए जो पहली जो विशेषता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो पहला जो तत्व है वो है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन दोबारा से सुन लीजिए आप, कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत शासन की शक्तियों को, ठीक है ना, सूचियों के माध्यम से विभाजित किया गया है। और 3 सूचियों का यहाँ पर क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। सबसे पहले संघ सूची। कौन सी सूची आती है? संघ सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 97। कितनी निर्धारित की गई है? 97। उसके बाद दूसरी जो सूची आती है वो आती है राज्य सूची। कौन सी सूची आती है? राज्य सूची। राज्य सूची में जैसा कि आपको पता होगा यहाँ विषयों की संख्या 66। केंद्र कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को। समवर्ती सूची में 47। कितने विषय शामिल किए गए हैं? 47। इन विषयों पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार उन्हीं को होगा जहां इनका वर्णन किया गया है। 47। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु जब टकराव की स्थिति हो जाती है तो कानून बनाने का जो अधिकार किसको दिया जाएगा? केंद्र को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? केंद्र को दिया जाएगा। ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि भारत की व्यवस्था संघात्मक है, परंतु इसमें एकीकृत शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, एकात्मक शासन को अपनाया गया है। दूसरी जो व्यवस्था आती है वो आती है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। दूसरी जो व्यवस्था आती है वो कौन सी आती है? निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए स्टूडेंट्स, निष्पक्ष, बगैर किसी पक्षपात के। निष्पक्ष का अर्थ क्या होगा? बगैर किसी पक्षपात के। स्वतंत्र, कि किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं करती। तो कौन सी संस्था कार्य नहीं करती? न्यायपालिका। कौन सी संस्था कार्य नहीं करती? न्यायपालिका। तो संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के प्रावधानों के अनुरूप समाधान करने के लिए एक न्यायपालिका को अपनाया गया है और विधि के शासन की स्थापना की गई है। और विधि के शासन की स्थापना किसमें की गई है? न्यायपालिका में की गई है। ऐसे अनेक अवसर भारत में आए जब न्यायपालिका ने राज्यों के बीच, किसके बीच? राज्यों के बीच, और केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप अपनाया है। कौन सा रूप अपनाया है?
और सभी राज्यों के शीर्ष स्तर पर एक संस्था विराजमान होती है, और वो कौन सी होती है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी होती है? सर्वोच्च न्यायालय। कि जब टकराव की स्थिति आ जाती है तो एक विधि के शासन की स्थापना की गई है न्यायपालिका के माध्यम से। सभी राज्यों के शीर्ष पर एक संस्था विराजमान है और उसका क्या नाम हो जाएगा? यहाँ सर्वोच्च न्यायालय। क्या नाम हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। अब जो आपकी अगली विशेषता आती है, उस अगली विशेषता का हम अध्ययन करेंगे, संविधान की सर्वोच्चता। थर्ड नंबर पे जो विशेषता आती है वो आती है संविधान की सर्वोच्चता। तो देखिए स्टूडेंट्स, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, अर्थात केंद्र तथा राज्य दोनों ही संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। केंद्र और राज्य कहां से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं? केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करते हैं? संविधान से। कहां से प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और भारतीय संघवाद में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो तत्व आता है वो आता है एकल नागरिकता। कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसमें नागरिकता कैसी पाई जाती है? भारतीय संघवाद संघात्मक होते हुए भी इसमें नागरिकता कैसी पाई जाती है? एकल नागरिकता पाई जाती है, अर्थात इकहरी नागरिकता पाई जाती है। अर्थात संपूर्ण देश के लिए, किसके लिए? संपूर्ण देश के लिए सिर्फ एक ही नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? एक नागरिकता। किस लिए? क्योंकि संघात्मक देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, परंतु भारत संघात्मक देश होते हुए भी भारत में नागरिकता कैसी पाई जाती है? इकहरी नागरिकता पाई जाती है। तो जहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है वहां एक देश की पाई जाती है और दूसरी जो नागरिकता पाई जाती है वो राज्य की पाई जाती है। परंतु भारत संपूर्ण देश होते हुए भी, संपूर्ण विशाल देश होते हुए भी भारत में नागरिकता इकहरी पाई जाती है, क्योंकि इसमें भारत की जो विखंडनकारी शक्ति है उनको तोड़ने से बचाने के लिए इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो आपके तत्व आता है वो है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का जो सदन है कौन सा है? राज्यसभा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन कौन सा है भाई? राज्यसभा। पांचवा जो पॉइंट है, और पांचवें पॉइंट में यह कहा गया है कि भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के उच्च सदन राज्यसभा को, संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन कौन सा होगा? लोकसभा। तो संसद के उच्च सदन राज्यसभा को राज्य की प्रतिनिधित्वात्मक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। अर्थात भारत में केंद्र राज्यसभा का जो सदन है वो राज्यों का सदन कहलाता है। किसका सदन कहलाता है? राज्यों का सदन कहलाता है। और व्यवस्थापिका में संसद में उच्च सदन राज्यसभा को माना गया है। छठी जो विशेषता आती है वो आती है राज्यपाल का पद। कौन सी है? राज्यपाल का पद। तो देखिए जिस तरह से देश में राष्ट्रपति होता है, जिस तरीके से देश में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो भारतीय संघवाद में राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण अंग है, और राज्यपाल केंद्र द्वारा अर्थात देश द्वारा नियुक्त होकर कहां पर भेजा जाता है? राज्यों में भेजा जाता है। किसके रूप में? केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्यपाल का जो पद है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि राज्यपाल का पद केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्यों में भेजा जाता है। ठीक है। अगली जो तत्व आता है आपके, ध्यान से देख लेना, व्यवस्था के प्रमुख तत्वों में 6 का अध्ययन कर चुके। 7वां जो तत्व आएगा वो आएगा एकात्मकता का प्रभुत्व। कौन सा आएगा? एकात्मकता का प्रभुत्व। तो देखिए 7वीं जो विशेषता है वो है एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व कि भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया
गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था मूल रूप से केंद्रीकृत अर्थात एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था मानी जा सकती है। कैसी मानी जा सकती है? केंद्रीकृत अर्थात एकात्मक शासन वाली व्यवस्था मानी जा सकती है। ठीक है ना। तो देखिए एकात्मकता का प्रभुत्व, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था का मूल रूप से केंद्रीकृत अर्थात एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही मानी जा सकती है। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए किसको मजबूत बनाया गया है? केंद्र को मजबूत बनाया गया है। ठीक है ना। इसलिए भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी कौन सी शासन प्रणाली अपनाई जाती है? एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है केंद्र को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक आएगा भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्वों में, ठीक है ना, ये 7 प्रकार के जो तत्व हैं इनका यहाँ अध्ययन किया गया है। आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता सकता हूँ जो संघीय व्यवस्था के जो प्रमुख तत्व थे उनमें सबसे पहला शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा था संविधान की सर्वोच्चता, चौथा एकल नागरिकता, पांचवा जो है वो है केंद्रीय व्यवस्था में राज्यों का सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, छठा राज्यपाल का पद, सातवां है एकात्मकता का प्रभुत्व। किसका प्रभुत्व? एकात्मकता का प्रभुत्व। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे एकात्मक लक्षणों की कि संघात्मक व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक लक्षण शामिल किए गए हैं। कि भारतीय संघीय व्यवस्था के संघात्मक व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक लक्षण शामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था। अब भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण की व्यवस्था संघात्मक पाई जाती है और लक्षण कैसे पाए जाते हैं? एकात्मक। कैसे पाए जाते हैं? एकात्मक। तो देखिए एकात्मक लक्षणों में कि संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी, किसके होते हुए भी? संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी भारतीय संविधान पूर्ण संघीय नहीं है। भारतीय संविधान कैसा नहीं है? पूर्ण संघीय नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक प्रावधान उसे क्या बनाते हैं? एकात्मक बनाते हैं। और भारतीय संविधान में एकात्मक के प्रमुख लक्षण हैं जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक संविधान। एक संविधान अर्थात जहां पर संघात्मक शासन होता है वहां पर केंद्र और राज्य दोनों का संविधान अलग अलग होता है, जैसे अमेरिका का। परंतु भारत में संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी एकात्मक लक्षण है एक संविधान, ऐसा भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में पूरे देश के लिए एक ही संविधान को अपनाया गया। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, परंतु उसका भी क्या कर दिया? शासन समाप्त कर दिया। अब संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान निहित है। संपूर्ण देश के लिए क्या है? एक ही संविधान निहित है, जहां राज्यों के लिए पृथक पृथक संविधान नहीं है अमेरिका की तरह। दूसरा जो पॉइंट आता है वो अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, किसके अनुसार? 248 के अनुसार सारी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की गई हैं? केंद्र को प्रदान की गई हैं। किसको प्रदान की गई हैं? केंद्र को। अर्थात अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ किसी विषय में ऐसे अर्थ से है जिनमें तीनों में से किसी एक सूची में अंकित नहीं है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान में उपलब्ध है कि महत्वपूर्णता केंद्र को दी गई है। सारी शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। तीसरा जो आता है वो आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन तो देखिए संविधान संशोधन की हम बात करें तो संविधान के संशोधन के संबंध में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। केंद्र को राज्यों की अपेक्षा क्या प्राप्त है? अधिक अधिकार प्राप्त है। और अधिकांश संविधान के प्रावधानों में संसद के बिना राज्यों को सहमति से संशोधन कर सकती है। संविधान का बहुत कम भाग ऐसा है जिसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। ठीक है ना। अर्थात इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के द्वारा अपनाई जाती है, इसमें राज्यों को शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें सारी शक्तियां किसके पास होती है? संसद के पास होती हैं। ठीक है। अब आता है शक्तियों का विभाजन।
तो शक्तियों का विभाजन जैसे अभी हमने देखा था, पहले जो तत्व था शासन की शक्तियों का विभाजन कि 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। कितनी सूचियों के माध्यम से? 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? जिसमें अधिकार केंद्र को होता है 97, राज्य सूची राज्य को कानून बनाने का अधिकार 66, एंड समवर्ती सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। टकराव की स्थिति में केंद्र को मान्यता दी जाएगी, उसमें 47 विषयों को शामिल किया गया है। अब अगली जो व्यवस्था आती है वो आती है आपात शक्ति, कि देश में जब आपातकाल की शक्ति लग जाती है तो उस पर भी आपातकाल लगाने का प्रावधान किसको दिया गया है? कानून किसको बनाया गया है? केंद्र को दिया गया है। और केंद्र में किसको? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है ना। और केंद्र में भी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। परंतु देश में जो आपातकाल लगता है 352, 356 और 360 के अंतर्गत। 352 जो अनुच्छेद लगता है संपूर्ण देश में लगता है राष्ट्रपति के द्वारा सॉरी। इसमें कहा गया है कि जब देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण देश में अनुच्छेद 352 लगा दिया जाता है, जो कि अब तक देश में 3 बार लग चुका है। 356 राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्यों में जब क्या हो जाए? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो यह भी राज्यपाल के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 360 जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाए? वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 360 लगा दिया जाता है। परंतु ये एक बार भी देश में नहीं लगा। ये देश में 3 बार, ये राज्य में राजस्थान में 4 बार, और यह अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा कि भारत में खजाना खाली हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। फिर राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का क्या होता है? असमान प्रतिनिधित्व होता है, जो छठा पॉइंट है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भारत की राज्यसभा में तत्वों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। समानता के आधार पर नहीं किया जाता, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं, कैसा होता है? असमान होता है, क्योंकि वहाँ समानता के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। 7वां जो आपकी विशेषता आती है वो आती है एकल नागरिकता, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। एकात्मक लक्षण में एकल नागरिकता, कि संघात्मक राज्य होते हुए भी एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसी ही और न्याय व्यवस्थाएं हैं जो आपके इसमें दी गई है कि राज्यों को पृथक अधिकार नहीं है कि केंद्र से अलग वो कानून बना सके, अर्थात कि भारत संघ के राज्यों का संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है 1963 में संविधान की पृथक होने की जो पक्ष पोषण है उसको बोलने की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। ये इसके एकात्मक लक्षण है, इनको आप ध्यान में रखना। फिर आती है भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति। क्या आती है? भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व आ गए, भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण आ गए। अब जो आपके टॉपिक आता है वो आता है भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां। भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां। तो देखिए भारतीय संघवाद संविधानविद भारतीय संघवाद की मैं बात कर रहे हैं प्रवृत्तियों की। तो प्रवृत्तियों में देखिए कि जो संविधानविद है, संविधानविद जिन्होंने अर्थात संविधान बनाया है, लिखा है, तो भारतीय संघवाद को, किसको? भारतीय संघवाद को। जो महत्वपूर्ण है वो आप देखना कि भारतीय संघवाद को संविधानविद केसी वियर, या केसी वियर कई जगह लिखा हुआ आता है, केसी वियर ने क्या कहा है?
अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक संविधान कहा है? क्या कहा है? अर्ध संघात्मक संविधान कहा है। ध्यान रखना कई जगह अर्ध संघीय भी लिखा हुआ होता है। इसके बाद भारतीय संघवाद को केसी वियर ने क्या कहा है? अर्ध संघीय संविधान माना है। ग्रेनविल ऑस्टिन, दूसरा जो आता है ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को या भारतीय संघ को क्या कहा है? सहयोगी संघवाद कहा है। क्या कहा है? कि यह सहयोगी संघवाद है। क्या? भारतीय संविधान या भारतीय संघ। उसके बाद 1, 2 थर्ड मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स भारतीय संघ को या भारतीय संविधान को सौदेबाजी का संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सौदेबाजी का संघवाद कहते हैं। ध्यान रखना ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? अर्ध संघात्मक संविधान। क्या कहा है? अर्ध संघात्मक संविधान। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे क्या कहा है? सहयोगी संघवाद। और मॉरिस जोन्स ने इसे क्या कहा है? सौदेबाजी का संघवाद कहा है। क्या कहा है? सौदेबाजी का संघवाद कहा है। किसने? मॉरिस जोन्स। इसी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। इन्होंने सहयोगी संघवाद के साथ साथ इसे संघात्मक भी माना है। क्या माना है? सहयोगी संघवाद के साथ साथ संघात्मक माना है। सहयोगी संघवाद के साथ भारतीय संविधान को कैसा माना है? संघात्मक माना है। किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है ना। अब कुछ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियों को, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसी के साथ जो इसका शेष पार्ट है अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।